हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। आप इस समय देख रहे हैं एनआईओएस डीएलएड वीडियो लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में अब तक एनआईओएस के डीएलएड के हर टॉपिक को पढ़ाया गया है। 501, 502 और 503 के अब तक के सभी लेक्चर्स आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो आप ज़रूर करें। साथ साथ में जो भी असाइनमेंट्स हैं उनके प्रश्नों के उत्तर, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, तो उसको आप ज़रूर देख लें, उस पर क्लिक कर लें और डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ में आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में अगली शुरू कर रहे हैं अगली इकाई, जो कि है इकाई 9, यूनिट 9, कोर्स 503, ब्लॉक 3 की, जिसका नाम है शैक्षिक सामग्री के कुछ नए आयामों को हम जानेंगे। जो एजुकेशनल मटेरियल कह सकते हैं, जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि अगर हम सामग्री की बात करें, शैक्षिक सामग्री की या एजुकेशनल मटेरियल की, तो कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिन चीज़ों से सीखा जाता है, समझा जाता है, सिखाया जाता है। अब आजकल जो स्कूल के जो भी कक्षा हैं या मैदानों में आजकल जो सामग्री उपलब्ध है, उसको भी हम सामग्री कह सकते हैं। जैसे पत्थर, फूल, धूल, कंकड़, आजकल प्रैक्टिकली सिखाने की वजह से इन चीज़ों को भी हम सामग्री के रूप में ले सकते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम जनरली सोचें थे कि स्कूल की सामग्री में क्या आएगा, तो शैक्षिक सामग्री में क्या आएगा, तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है सामग्री, या कोई महंगी सामग्री, या फिर इंटरनेट, वेबसाइट, आईटी के अंतर्गत जैसे कई शब्द हमारे मन में आते हैं कि इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं। एक समय था जब रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि यंत्र सबसे ज़्यादा शैक्षणिक सामग्री उचित मानी जाते थे, क्योंकि इनसे कई तरह से सिखाया जाता था। उसके बाद चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स का काफ़ी बड़ी मात्रा में उपयोग हुआ और काफ़ी फेमस हुए ये। इसके बाद इनका महत्व और ज़ोर कम होने लगा, और स्कूलों में कभी भी इनका ठीक से पहुंचना नहीं हो पाता था इन चीज़ों का। तो अभी हाल ही के वर्षों में जो चीज़ों में चेंज आया है, सीखने सिखाने की जो प्रोसेस है, उसमें बच्चों की समझ में और इंटरेस्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें आया। तो नई बातें सीखने में आई हैं। उसकी शैक्षणिक सामग्री के क्या अर्थ हैं, उसका उपयोग स्वाभाविक रूप से कैसे चीज़ों को सीखने में किया जा सकता है। तो ये सब है इसमें। और शैक्षणिक सामग्री को कई ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सामग्री जो शिक्षक के लिए हो, यानी कि जो टीचर्स के लिए अवेलेबल होती है। दूसरा हो सकता है जो बच्चों के इस्तेमाल के लिए हो। तो लक्ष्य और उपयोग के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, और सामग्री के बारे में हम सोचते हैं तो कई चीज़ों पर ध्यान देना की आवश्यकता होती है, जो जिसके अनुसार ये तय करते हैं कि उसका उपयोग कैसे करना है। सामग्री का उपयोग किस तरह करवाने की योजना बनाना है, किस तरह संभव हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। शिक्षण कार्य में सामग्री का इस्तेमाल के महत्व को जानेंगे, सामग्री के प्रकारों के बारे में, सामग्री के बारे में अपनी राय देंगे, टीचिंग और टीएलएम में क्या डिफरेंस है ये जानेंगे, और भी कई चीज़ें इसमें जानेंगे। शिक्षा के लिए बुनियादी सामग्री इसका टॉपिक है 9.2। अब देखिए, अगर कोई भी कक्षा हो, उसके लिए बुनियादी सामग्री को क्या कहेंगे, उसकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, ये सब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक विषय है। और इस बात पर गौर करनी चाहिए कि स्कूल के आसपास की जो भी सामग्री है, की जो व्यवस्था करने की ज़रूरत है स्कूल के आसपास के लिए जो आवश्यक है, वो हम कैसे करेंगे। और इसकी स्पष्ट रूप से चीज़ें सामने नहीं आती हैं, और जो हमको आनी चाहिए। और कक्षा में बच्चों के बैठने की जो व्यवस्था है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसी तरह कक्षा में कितनी रोशनी है, जो फिजिकल भौतिक जो कहना चाहिए एक आवश्यकताएं हैं एक क्लास की, चाहे वो पीने का पानी हो या कोई भी चीज़ हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा नीति 1986 में देश भर के स्कूलों में को इस चीज़ तरीके से बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है, किया जा रहा है। और यह आवश्यक बुनियादी सामग्री कही जाती है शिक्षा के संबंध में स्कूलों में। कमरे में बैठने की व्यवस्था, खेल का सामान, पुस्तकालय आदि कई चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। अगर आप भी स्कूलों के बारे में विचार करें, तो स्कूल को ठीक से चलाने के लिए क्या क्या बुनियादी सामग्री है, ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये सब इसमें बुनियादी सामग्री में आता है। इसके अलावा भी कई शैक्षणिक सामग्री आवश्यक तो होती है, वो हम जानेंगे। 9.3 में इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक सामग्री का महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सामग्री का उपयोग किसके द्वारा किया जाना है, इसका चीज़ पर निर्भर करता है। सीखने सिखाने की सारी प्रक्रिया को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात पर ज़्यादा जोर डालें कि सामग्री का उपयोग इस प्रकार हो कि शिक्षक और बच्चों को अपनी बात सही ढंग से समझा सकें, वो बात उन तक पहुंच सके और वो सीख सकें। और यही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है शिक्षण का। शिक्षक द्वारा बच्चों को ठीक से समझाना आवश्यक है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं एक मूक श्रोता होते हैं, यानी कि वो बिना कुछ बोले सुनते रहते हैं, और शिक्षक उन्हें अपना ज्ञान देता रहता है।
और वो कॉपी में नोट करते रहते हैं। ये इस तरह की कॉमन पद्धति है जो कि नहीं होनी चाहिए। शिक्षण में सामग्री वह हो जो बच्चे के सामने बेहतर चीज़ें प्रस्तुत करे, उसको सीखने समझने में मॉडल, चार्ट, स्लाइड्स ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके ज़रिए प्रैक्टिकली और इंटरेस्टिंग वे में सिखाया जा सकता है। शिक्षक की यह प्रचलित सामग्री और सर्वमान्य चीज़ें होती हैं, और इस समझ में सामग्री का उपयोग प्रमुख रूप से शिक्षक करता है, और उसे देखकर बच्चे सीखते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, और इस अपने हाथों से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह डर भी रहता है सामग्री खराब होने, बच्चों के उपयोग से खराब हो जाएगी। मतलब एक तरह की शिक्षक प्रधान तरीके होते हैं जिसमें इस तरह की तरीके अपनाए जाते हैं। और आपने अन्य इकाइयों में पढ़ा होगा कि शिक्षक का ये नज़रिया काफ़ी प्रारंभिक कक्षाओं में के लिए उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि हर बच्चा स्वयं सोचकर अपना खुद का ज्ञान सीखना चाहता है। उसको स्वतंत्रता देना आवश्यक है। बच्चों के लिए अपने तर्क के ढांचे विकसित करना और उनका उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों के बनाए हुए तर्कों को जितना वो समझेंगे उतना ही उनका ज्ञान सीमित होगा। सामग्री बच्चे के लिए हो, वह पूरे इस बात को हेल्प करती हो कि बच्चे विभिन्न चीज़ों से स्वतंत्रता पूर्वक सीख पाएँ, अपने एक विचारों को प्रस्तुत कर पाएँ। ये सब इसमें कर सकते हैं। बच्चे स्वयं की सामग्री तैयार भी कर सकें, अलग तरह के परीक्षण कर सकें, और उन्हें पर्याप्त मौका इसके लिए उपलब्ध होना चाहिए, उनके हाथ में पहुँचनी चाहिए। भाषा की कक्षा में सामग्री का उपयोग जो है, वो अन्य विषयों की सामग्री से थोड़ा अलग होता है। अगर भाषा की कक्षा की बात करें तो किस प्रकार की सामग्री हो सकती है? शिक्षक को दोनों प्रकार की समझ के संदर्भ में सामग्री का उपयोग किस प्रकार करवाना चाहिए? इस तरह के उदाहरण और कई चीज़ें हम आगे भी समझेंगे और जानेंगे, और कुछ प्रचलित शब्दों पर चर्चा करेंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे कि टीएलएम है, अब इसके बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे अभी आगे चल के, कि इसी तरह टीचिंग एक शब्द होता है कि इसका प्रयोग काफ़ी होता है। तो इसका क्या अंतर है, क्या चीज़ें हैं, ये भी आगे आने वाले टॉपिक्स में हम समझेंगे। आगे बताया गया है कि टीएलएम बनाम टीचिंग एड के बारे में बताया गया है 9.4 में। इसमें बताया गया है कि मॉडल व प्रदर्शन सामग्री एक स्टार्ट किया गया है पॉइंट के साथ में। अब टीएलएम के बारे में बहुत चर्चा होती है, इसके बारे में हमने पहले भी जाना है। टीएलएम मतलब टीचिंग और लर्निंग मटेरियल होता है, और इसकी काफ़ी बात की जाती है, और इसका उपयोग करने से कोई कक्षाओं में लोग मैजिक की तरह समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर टीएलएम बनाने के लिए कार्यशालाएं होती हैं, और जैसे कि इसमें थर्माकोल, चार्ट पेपर, रंग, अन्य तरह की सामग्रियाँ रखी जाती हैं टीएलएम कार्यशालाओं में, लैब्स में। और शिक्षक कोशिश करते हैं कि जो भी कला और कल्पना का प्रदर्शन कर सकें बच्चे, और सुंदर सुंदर मॉडल बनाते हैं, मतलब शिक्षक बनाते हैं इसमें बेसिकली बहुत सारे मॉडल। और इन मॉडलों और के उपयोग के बारे में अगर हम सोचें तो ये 3 अहम तरह के सवाल इसमें पूछ सकते हैं। पहला सवाल, दोनों आप सवाल समझें। क्या ये मॉडल बच्चे को सोचने में मदद करते हैं? क्या इनके आधार पर वह कुछ कल्पना कर सकता है, अपने स्वतंत्र विचार बना सकता है, या उन्हें अभिव्यक्त कर सकता है? और दूसरे अथवा में दिया गया है कि ये सिर्फ कुछ जानकारी प्रदर्शित करते हैं, इन्हें सभी को एक ही बात समझनी होती है, और उन्हें उसे समझकर व्यक्त करनी होती है। तो 2 तरह की पॉइंट बताए गए हैं टीएलएम की जो मटेरियल के बारे में। अब दूसरा पॉइंट है, क्या बच्चे इनके साथ कुछ कर पाते हैं? इन्हें छूकर, इन मॉडल्स को देखकर कुछ महसूस कुछ बेहतर कर पाते हैं? या दूसरा बताया गया है कि इनसे बच्चों को दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि छूने से यह टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि बच्चे इन मॉडल्स के काफ़ी समय तक नज़दीक रह सकते हैं, उन्हें कुछ समय तक अपने पास रख सकते हैं, या इनका उपयोग कर सकते हैं। या अथवा में बताया गया है कि मॉडल का एक जो प्रारूप होता है वो बनाना मुश्किल होता है। मॉडल बनाने में इतना समय खर्च होता है कि बच्चे के लिए ऐसे मॉडल उपलब्ध करवाना हर बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो ये यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं टीएलएम के बारे में। तो हम इनसे अंतर जानेंगे कि टीएलएम और टीचिंग एड में क्या अंतर है। जिस सामग्री की हम बात कर रहे हैं, अगर वह प्रत्येक प्रश्न के अथवा के बाद वाली जो श्रेणी है, यानी कि जो अथवा में जो पॉइंट बताए गए हैं, जो भी हमने समझे, जो श्रेणी है यह शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। यानी कि दूसरे पॉइंट में, अथवा में जो पॉइंट बताए गए हैं, अगर उस तरह की सामग्री है तो वो टीएलएम सामग्री नहीं है। ये अंतर आप समझ सकते हैं। टीएलएम का सरल अनुवाद है सीखने सिखाने की जो सामग्री है। और दरअसल अथवा में जो श्रेणी के बाद जो सामग्री बताई गई है, वो उसमें सीखने वाले की भूमिका लगभग 0 के बराबर है, ना के बराबर है। यह केवल शिक्षण सहायक सामग्री है, यानी कि टीचर के शिक्षण में सहायक सामग्री है, इसीलिए इसको कहा जाएगा टीचिंग एड। यानी कि पहले पॉइंट्स में जो बताई गई हैं वो टीचिंग एड्स होंगी, और जो दूसरे में बताई गई हैं वो, अगर अब उस तरह की चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ों को करने की स्वतंत्रता है, तो वो कहलाएंगे सारे मॉडल्स वगैरह टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब इन दोनों ये में ही अपना एक उपयोगी हैं ये।
इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है किन परिस्थितियों में किसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सब उसके अकॉर्डिंग ही होता है। और अक्सर टीएलएम शिक्षण सामग्री की बात करते समय जो उदाहरण सामने आते हैं वो चार्ट, मॉडल, थर्माकोल से बनी हुई आकृतियाँ हो सकती हैं, प्लास्टिक या चीज़ों से बनी हो सकती हैं, शिक्षक द्वारा बनाए गए मॉडल रूपी उपकरण हो सकते हैं जो बच्चों के सामने उपयोग के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। शिक्षक इन मॉडल को बनाने में कई दिन लगाते हैं। यह टीएलएम कक्षाओं में रखे रहते हैं, इनका कोई खास उपयोग नहीं रहता क्योंकि बच्चों को खराब होने का डर बना रहता है बच्चों के ज़रिए, तो इनके उपयोग की संख्या कम रहती है। वही विचार है कि मॉडल ठीक उसी प्रकार से सभी स्कूलों में डाइटों में मिलते हैं। अब अंतर ये होता है कि वहाँ थोड़े अच्छे से बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों में यदि एक बार इन मॉडलों के प्रति नएपन का भाव कम हुआ तो इनमें उनकी रुचि खत्म हो जाती है। तो एक इंटरेस्टिंग वे में उनको बनाए रखना चाहिए, और यही इसमें बताया गया है कि टीचिंग एड के मटेरियल क्या होता है, क्या मॉडल्स होते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, और टीएलएम क्या होता है। तो बस यही इस टॉपिक में किया गया है क्लियर। तो इस टॉपिक को बस हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए।